नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा है उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं क्लास 12 जो हमारा एनसीईआरटी पॉलिटी का सीरीज चल रहा था। वहीं जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटी का समकालीन विश्व में जो राजनीति हमारा बुक है, जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। उस चैप्टर के दो टॉपिक या दो पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि आखिर भैया शीत युद्ध होता क्या है, कैसे 1945 से लेकर 1990 तक जो है दो महाशक्तियाँ जो है पूरे विश्व में अपनी अपनी जो है प्रभुत्व कायम कर पाई, और कैसे दोनों के बीच में जो है संघर्ष चले हथियारों की होड़ को लेकर, अपने अपने विचारधाराओं को लेकर। और बाद में उन देशों ने अपनी जो प्रभुसत्ता है, अपनी जो सत्ता है उसको स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को किस प्रकार गैंग यानी कि गुट बनाना शुरू किया। जिन गुटों में हम लोग नाटो के बारे में जाना, सीटो सेंटो के बारे में जाना और बारसा पैक्ट के बारे में जाना, इतना हम सब कुछ जान चुके हैं। आज वैसे ही आज के वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा जो आज का होने वाला है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है बर्लिन का दीवार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये बर्लिन का दीवार जो है। मतलब शीत युद्ध का सबसे अगर मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है तो ये बर्लिन का दीवार ही है। यह बर्लिन का दीवार ही है जो शीत युद्ध को मतलब प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध का मतलब आप जानते ही होंगे कि जब दो देशों के बीच विचारों की लड़ाई चलती है। लेकिन यहाँ हम शीत युद्ध पढ़ रहे हैं दो देश यानी कि एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ कोई अकेला देश नहीं है। सोवियत संघ में 15 देश मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ है। रूस इसमें सबसे बड़ा देश है। इन दोनों देशों के बीच में जो है अपने अपने विचारधाराओं को लेकर के ये चाहता था कि हम पूरे विश्व में अकेला सुपर पावर बने, और ये चाहता था ये हम सुपर पावर बने। और दोनों के बीच में 1945 से लेकर 90 तक जो है ये लड़ाई चली, जिसमें कभी भी रक्तपात नहीं हुआ, नहीं काटामारी नहीं हुआ, सिर्फ विचारों की लड़ाई चली, होड़ों प्रतिस्पर्धा चली। ठीक है, जिसे हम शीत युद्ध के नाम जानते हैं। तो इस शीत युद्ध का कोई प्रतीक है तो बर्लिन का दीवार ही है। ठीक है, आखिर ये बर्लिन का दीवार क्या है, ये दीवार कहने का मायने क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी ही अच्छी तरह से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों बात ये है कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये है अपना एशिया, और यहाँ पर हमने बना दिया अपना यूरोप। ठीक है, मानना है नक्शा में ऐसा परफेक्ट नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे आशा है कि आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना हमने बनाया। ये मान लेते हैं हमारा है, ये कौन सा है, ये है अपना रसिया। ठीक है, और ये आजू बाजू सारे देश जो है ये 15 लगभग लगभग देश है जो कि मतलब एशिया से जुड़े हुए हैं। ये सारे सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। तो हम सोवियत संघ को ले लेते हैं। ऐसे मान लो बगल बगल सारे देश मिलकर, इतना देश मिलकर बना सोवियत संघ। ठीक है, और ये वाला अंदर वाला है रसिया, यानी सोवियत संघ को हमको लेना है तो ये होगा हमारा सोवियत संघ। अब जस्ट इसके बगल में यहाँ पर जो है जर्मनी है। ये कौन सा है, ये जर्मनी एक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है। जर्मनी, जर्मनी ये है हमारा एशिया। एशिया में ये जो है हमारा कौन सा, अलग कलर लेना पड़ेगा भाई भैया, ये है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ जो कि 1945 से 1990 तक जो है शीत युद्ध में शामिल था और एक महाशक्ति के रूप में था। ठीक है, और ये है अपना जर्मनी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इधर फ्रांस, इटली, ये सब इंग्लैंड, ये सब कौन से देश हैं, यूरोपीय देश हैं। यूरोपीय ये जो दो भाग में बांट देंगे तो ये हो जाएगा पूर्वी यूरोप, ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के देश जो है वो पहले ही अमेरिका के साथ चले गए थे नाटो में। ठीक है, नाटो में कब चले गए थे, तो नाटो कब बना था, तो 1949 में इनको मार्शल योजना का लालच दिया गया और ये नाटो में शामिल हो गए। लेकिन इधर कुछ देश थे जिनमें जर्मनी एक बहुत महत्वपूर्ण देश था। ये जर्मनी का कुछ अलग ही खेल चल रहा था। जर्मनी के दो पार्ट में हम देखते हैं। ठीक है, जर्मनी के जो इधर वाले लोग थे, इधर वाले, ये सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित थे, ये सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे। लेकिन जो पूर्वी लोग थे ये जो है ये अमेरिका के सपोर्ट में थे। यानी कि जर्मनी की बात देखा जाए, जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके आधे लोग, अलग कलर हम ले रहे हैं फिर से रेड कलर, इसके आधे लोग जो है ये सपोर्ट करते थे सोवियत संघ के विचारधारा को, समाजवाद को। लेकिन इसके आधे लोग जो है ये सपोर्ट करते थे किसको, अमेरिका को। यानी कि जर्मनी में जो पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था ये है पूर्वी जर्मनी, ये है पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, तो पूर्वी जर्मनी के हिस्से के लोग पसंद करते थे सोवियत संघ को, जबकि पश्चिमी जर्मनी के लोग ये पसंद करते थे अमेरिका के विचारधारा के मतलब लोगों को। तो ऐसे में जो है यहाँ के लोगों के बीच में अनबन शुरू हो गया। अनबन शुरू हो गया तो क्या किया गया,
ये जो है ना बीच का हिस्सा, ये है जर्मनी की, यहीं पे स्थित है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या? तो बर्लिन है स्थित यहीं पे, ठीक है। तो बर्लिन में यहाँ के लोगों ने और यहाँ के सैनिकों की सहायता से एक 150 किलोमीटर लंबा दीवार खींच दिया बीचों बीच, जो कि जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। वाह, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी कि जर्मनी को शीत युद्ध के कारण, दो अलग अलग विचारधाराओं के कारण उस देश में लोगों ने अपने आप को बांट लिया है कि भैया आधा तुम उस मतलब सोवियत संघ के विचारधारा को, आधा जो अमेरिका के होते, चलो दो भाग में बांटते हैं देश को ही। तो देश को ही यहाँ पर 150 किलोमीटर लंबा, कितने किलोमीटर लंबा, तो एकदम याद रखना है फैक्ट को, 150 किलोमीटर लंबा जो है दीवार खड़ा कर दिया गया जर्मनी के बीच में, जहां उसकी राजधानी थी बर्लिन। इसी को बोलते हैं बर्लिन की दीवार, यानी बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, तो उसी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पूर्वी जर्मनी के लोग जो है सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित थे और पश्चिमी जर्मनी के लोग जो है अमेरिका के विचारधारा से प्रभावित थे। इसी कारण दो भागों में बांट दिया गया। और यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा परिचारक इसी को बोलते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा कि शीत युद्ध का जो प्रतीक हम किसे बोलते हैं, तो जर्मनी को, बर्लिन की दीवार को, क्योंकि शीत युद्ध क्या था, दो विचारों की लड़ाई थी। तो दो विचारों के चलते जो है जर्मनी में ही ऐसा हुआ कि दो विचारों की लड़ाई सबसे ज़्यादा देखने को मिली। क्योंकि यहाँ दो, किसी देश को दो भागों में बांटना कोई मुश्किल का मतलब आसान काम थोड़ी ना भैया। जब देश दो भागों में बट रहा है तो समझ ये बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है। तो जो इसी को माना जाता है शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक। तो ये दीवार 1961 में 1961 में जो है बनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम अब टॉपिक को देखते चलते हैं। तो यहाँ पर बर्लिन की दीवार है। तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी थी। अभी मैंने बताया कि बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी थी, जहाँ पर 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा किया गया। पूर्वी जर्मनी के लोग सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है, सही बात है। वहीं पश्चिमी जर्मनी के लोग अमेरिका यानी कि पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और इसी कारण जो है बीचों बीच दीवार खड़ा किया गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा लें। चलिए, इसी विचारधारा की लड़ाई के कारण बर्लिन में 1961 ईस्वी में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा कर दिया गया, जो कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच के बंटवारे को दिखाता था, ठीक है। तो यही है जर्मनी का दीवार, बर्लिन का दीवार, जो कि बीचों बीच खड़ा किया गया था। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसी में 150 किलोमीटर लंबा। आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा कि बर्लिन का दीवार कब खड़ा किया गया, तो आपको बताना है 1961। यह पूछ दिया जाएगा कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, तो आपको बताना है कि भैया 150 किलोमीटर। आपसे पूछ दिया जाएगा कि भैया ये बताइए शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बर्लिन के दीवार को। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध के शांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी बहुत की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप इन नोट्स में इन सभी टॉपिक को लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है वो बड़ी सिंपल भाषा में और मतलब की पॉइंट के रूप में बनाया है, शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया है। तो इतना हम समझ गए कि भैया 1961 ईस्वी में दीवार हमने एगो खड़ा किया था विचारधारा के लड़ाई के कारण, ठीक है, जो कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। सन 1989 में जो है जब पूर्वी जर्मनी के लोगों को सोवियत विचारधारा से मोह भंग हो गया, तो लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया। ये गुरुजी क्या होगा भैया, ये क्या हो गया? यानी कि 1961 में जिस दीवार को शीत युद्ध के कारण, विचारों की लड़ाई के कारण जर्मनी के बीचों बीच, जो कि बर्लिन उसकी राजधानी था, बर्लिन में 150 किलोमीटर जो दीवार खड़ा किया गया था 1961 में, उसे 1989 में यानी कि 1989 ईस्वी में लोगों ने गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि जो पूर्वी जर्मनी के लोग सोवियत संघ के विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, उनका उस विचारधारा से मोह भंग हो गया। यानी कि सभी लोग जो है अब पूंजीवादी विचारधारा के हो गए, इसलिए उस दीवार को लोगों ने ही गिरा दिया। भैया ऐसा क्यों हुआ भैया, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आपको अभी जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जानना है चैप्टर 2 में। तो इंतजार करिए चैप्टर 2 का। आपका ये बर्लिन का दीवार वाला टॉपिक इतना ही खत्म होता है इस चैप्टर में। बस आपको याद रखना है कि भैया किस प्रकार जो है वहाँ पर दीवार को खड़ा किया गया था, यानी कि कितना बड़ा मतलब शीत युद्ध का ये जो प्रतीक है, वो बर्लिन के दीवार के बारे में मैंने जितना भी पॉइंट बताया, हर एक पॉइंट को लिखना है और दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चलना है कि भैया हाँ शीत युद्ध ऐसे हुआ था, सच में विचारों की लड़ाई थी, कि देश को दो भागों में बांटा गया था, यानी कि आधा लोग उसके सपोर्ट में थे, आधा लोग इसके सपोर्ट में थे। इतना आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मतलब क्या पूछा जाए, हर जगह ये टॉपिक आता ही आता है, हर साल इस टॉपिक से 5 नंबर वाले प्रश्न आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो चलिए उस टॉपिक को जो हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है गुट निरपेक्ष। ओह, ये कहाँ से आ जाता है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
तो टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अरे भैया, ये कौन सा आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्या कुछ लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही थी इसलिए लोगों ने हड़ताल किया था? नहीं, ये हड़ताल नहीं है, आंदोलन नहीं है, ठीक है। आपने इतना जान लिया है कि भैया जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1990 तक, तो जो भी देश थे, महाशक्तियाँ थी, दो महाशक्तियाँ, सोवियत संघ और अमेरिका, वो जो है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए गुटें बना रही थी। जैसे कि नाटो बना था, सीटो बना था, सेंटो बना था, या वार्सा पैक्ट बना था। तो क्या आपके मन में सवाल उठा था कि भारत उस समय किस गुट में शामिल था, या फिर भारत क्या कर रहा था? तो आंसर ये है कि भारत ने किसी भी गुट का सहारा नहीं दिया, मतलब किसी भी गुट का साथ नहीं दिया। भारत ने ये बोला कि भैया हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना अमेरिका का साथ देंगे, ना सोवियत संघ का साथ देंगे। और ऐसे ही बहुत सारे कुछ मतलब 25 देश ऐसे हैं जो कि भारत की तरह ही किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। भैया ऐसे क्यों? आखिर ये देश क्यों किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे? तो ये जितने भी देश थे वे जो है 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे। ये क्या होता है भैया? यानी कि ये अभी अभी आज़ाद हुए थे। अभी आप जानते हैं कि 1945 से शीत युद्ध चला, और उसके 2 साल बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। यानी कि हमारा देश जो है शीत युद्ध के समय में एक नया देश था, एकदम स्वतंत्र देश था, 9 स्वतंत्र। और ऐसे ही श्रीलंका था, इंडोनेशिया था, मिस्र था। जितने भी गुटनिरपेक्ष में शामिल थे वो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे और गरीब देश थे, ठीक है। इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं, मान लीजिए अगर हम सोवियत संघ का समर्थन देते हैं, तो हो सकता है अमेरिका हम पर जो है हमला कर दे। तो भैया अभी तो आज़ादी मिली, ढंग से कुछ करना नहीं सीखे, अभी युद्ध में पड़े जाएंगे, मार के मुआ देगा सब हमको। इसलिए किसी भी देश ने जो है किसी भी अगर वो अमेरिका का भी साथ देते तो सोवियत संघ से उनको युद्ध का खतरा था, या फिर हो सकता था तो कहीं तीसरा युद्ध इस युद्ध के समय में ही हो जाए, तो उन क्या करते, वो भी उसी में ख़त्म हो जाते। इसी कारण से उन्होंने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया। ये मतलब एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। लेकिन भारत ने क्यों नहीं साथ दिया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को क्यों अपनाया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं यूँ बताऊंगा, या फिर आज नहीं हो पाएगा तो कल के टॉपिक में मैं स्पेशल बताऊंगा कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मतलब का साथ क्यों दिया, और किसी भी गुट का शामिल मतलब साथ क्यों नहीं दिया, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो सिंपली आप समझ गए गुटनिरपेक्ष होता क्या है। यानी कि जो देश जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, ना अमेरिका गुट में, ना सोवियत संघ गुट में, तो उन देशों को गुटनिरपेक्ष कहा गया, ठीक है, कि आप गुटनिरपेक्ष आए। और यह एक आंदोलन के रूप में चला, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे देश में इसमें शामिल होने लगे, किसमें? तो गुटनिरपेक्ष में। यह शुरू कब हुआ? तो 1961 में शुरू हुआ, ठीक है। 1961 में यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। तो हम चलते हैं, एक एक टॉपिक को देखते हैं। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है गुटों से अलग रहना, बिल्कुल सही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान विश्व में कई प्रकार के सॉरी यहाँ पे गुट बने थे, ठीक है। अच्छा लिखा गया है तो अच्छा नहीं है, गुट है, ठीक है। गुट बने थे जिसमें नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो शामिल था। परंतु कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया, और वही देश जो है गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। यह देश 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे। इन देशों में भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मिस्र इत्यादि शामिल थे। गुटनिरपेक्ष के देशों ने किसी भी यहाँ गुट है, गुट का साथ नहीं दिया। इन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किया, तथा गुटनिरपेक्ष में शामिल देश अपने स्वतंत्र नीति पर चलते थे एवं अपने विवेक से किसी भी देश की आलोचना करते थे। किसी भी देश की आलोचना इसको हम थोड़ा लेते हैं, कर सकते थे। गुटनिरपेक्ष एक सकारात्मक नीति है, यह तटस्था से बिल्कुल अलग है। भैया ये समझ में नहीं आया सॉरी दोस्तों। मैंने कहा कि गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो भी देश शीत युद्ध के दौरान की सोवियत संघ या फिर अमेरिका द्वारा बनाए गए कि गुट में शामिल नहीं हुए, वे गुटनिरपेक्ष कहलाए। लेकिन गुटनिरपेक्ष इतना ही बात कहकर ख़त्म नहीं होता। गुटनिरपेक्ष यह भी कहता है कि जब आप गुटनिरपेक्ष में शामिल हो जाते हैं, तब आप जो है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप तटस्थ हो गए। यानी कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप किसी भी चीज़ पर बोलबे नहीं करिएगा। यदि किसी भी देश पर जहाँ आप बुरा है उसको बुरा कह सकते हैं, जहाँ अच्छा है उसको अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। इसका तटस्थता से कोई लेना देना नहीं है। आप तटस्थ नहीं है, बल्कि आप सच को सच बोलिएगा, गलत को गलत बोलिएगा। आप अपने विवेक से काम लीजिएगा, ठीक है।
और एक स्वतंत्र नीति पर चलिएगा। ठीक है, ये मतलब होता है गुटनिरपेक्ष का। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई। 1961 में ही बर्लिन का दीवार 150 किलोमीटर लंबा दीवार खड़ा किया गया था और उसी समय गुटनिरपेक्ष की भी शुरुआत हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक 1961 ईस्वी में बेल्जियम की राजधानी बेलग्रेड में बुलाई गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मार्शल टीटो ने किया, जो कि यूगोस्लाविया के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या समझे, यानी कि इसका जो पहला मीटिंग हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, इसका पहला मीटिंग हुआ था 1961 में। कहाँ, तो बेलग्रेड में। ये की पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये जितना भी मैं बनाया हुआ हूँ सब की पॉइंट टिप्स से निकलेगा आपको बहुत सारा। इसका अध्यक्षता कौन दिया था? मार्शल टीटो। देखिए इसमें से कितना प्रश्न निकलता है। सबसे पहला प्रश्न कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहला बैठक कब हुआ था? आंसर 1961 में। दूसरा प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? आंसर बेलग्रेड। तीसरा प्रश्न कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहला बैठक कहाँ बुलाया गया था? आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। चौथा प्रश्न की प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर मार्शल टीटो। पांचवा प्रश्न, यूगोस्लाविया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मार्शल टीटो। तो इतने सारे प्रश्न जो है आपके एक लाइन से बन गए। ठीक है, तो समझ सकते हैं ये सब नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट मारिएगा, इसको हर पॉइंट को लिखने का कोशिश करिएगा। फिर से हम आगे चलते हैं और आगे हम पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुचारू करने में जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका, ओह क्या बोल दिया मैंने, अहम भूमिका रही। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला था, जिसमें किसी भी गुट में कोई देश शामिल नहीं हो रहा था, उसको गुटनिरपेक्ष कहा गया। इसको चलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा भूमिका था, जो कि भारत के प्रथम क्या थे? तो हम सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उसके साथ साथ वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो वही थे, कौन? जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी कि विदेशों में जो भी संबंध है, जो भी ये गुटनिरपेक्ष वाला काम था, यानी किसी देश का संबंध कैसा हो, ये कौन निर्धारित करते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही निर्धारित करते थे। और इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अभी हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो अभी ये एस जयशंकर। इतने खतरनाक आदमी हैं कि मतलब पूछो मत। सारे जितने भी यूरोपीय देश है या फिर पश्चिमी देश है, उसको लताड़ के रखते हैं। बहुत खतरनाक अभी हमारे देश के जो है विदेश मंत्री बने हुए हैं। ऐसा विदेश मंत्री तो हमेशा रहेगा, मज़ा आ जाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इतना समझ गए, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रथम राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, घाना के बामे नक्रुमा आरंभ किया था। इसका स्थापना मार्च 19 अप्रैल में हुआ था। यानी कि इस गुटनिरपेक्ष की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण नेता के बारे में यहाँ बताया गया है। तो गुटनिरपेक्ष में जो है यही लोग शुरुआत किया था। इनमें सबसे पहला बड़ा नेता कौन था? तो भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? तो उस समय जो है अगर देखा जाए तो भारत के प्रधान कौन मतलब ये बताने की कोशिश ई लाइन ये कर रहा है कि कौन कौन से नेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद था मिस्र के प्रथम राष्ट्रपति अब्दुल गामुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना के राष्ट्रपति जो है बामे नक्रुमा। ये टोटल जो है 5 नेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी आप समझ गए कि गुटनिरपेक्ष मतलब किस प्रकार काम करता था। यानी कि ये लोग जो है जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते थे, उन्होंने एक क्या बना लिया? गुट बना लिया, जिसे हम गुटनिरपेक्ष कहते हैं। यानी कि ये लोग किसी भी गुट में शामिल नहीं है भैया, ये एक अपना आंदोलन चला रहा है, ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये जो है 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं। लेकिन क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य इतना ही था? नहीं भैया। सबसे पहले तो ये शुरू में सिर्फ एक ही बात को कहा कि भैया नहीं, कि आप लोग अगर किसी भी गुट में शामिल नहीं होते थे, आइए गुटनिरपेक्ष में जो है शामिल हो जाइए। आप जो है किसी भी देश की पिछलग्गू नहीं बनिए, चमचा मिर्चा नहीं बनिए। लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। चलिए इसके उद्देश्य पर हम प्रकाश डालते हैं, यानी कि इसके उद्देश्य को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट ही रहेगा हमारे आज के जो है वीडियो का, बाकी हम कल देखेंगे। इसके पॉइंट की बात करें गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य के बारे में, तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताएं, गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य बताएं।
तो गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य में सबसे पहले ये था कि किसी विश्व में बनाए गए किसी भी गुट में शामिल ना होना, यानी कि विश्व में किसी प्रकार का अगर सैन्य गुट बन रहा है, सैनिक गुट, तो उसमें शामिल नहीं बने होंगे, ठीक है। चाहे नाटो हो, सीटो हो, सेंटो हो या वर्सा पैक्ट हो। अभी आपको बता दें कि सीटो, सेंटो और वर्सा पैक्ट ये सब जो है 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन होगा ना, चूंकि हम सभी जानते हैं कि 1945 से 1990 तक ही दो महाशक्ति थे, सुपर पावर थे, एक अमेरिका एक सोवियत संघ। लेकिन 1990 में किसी कारणवश सोवियत संघ खत्म हो जाता है, अभी जो अकेला अमेरिका सुपर पावर बचा है। तो जब अमेरिका खत्म सोवियत संघ खत्म होता है तो सीटो, सेंटो और ये क्या नाम है वर्षा पैक्ट तीनों खत्म हो जाता है। लेकिन नाटो जो है अभी भी जो है वर्तमान में एक बहुत मजबूत शक्तिशाली संगठन है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है। तो ये जो है एक पॉइंट है कि विश्व में बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्ष का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, विश्व में शांति को बढ़ावा देना, यानी कि जब हम किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं, यानी कि हम बता रहे हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल होकर भगदड़ नहीं बचाएंगे, बल्कि हम शांति चाहते हैं। उसके बाद उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष में जो भी दोस्त आते हैं ना, वो उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि कोई भी देश किसी देश पर अत्याचार न करे, जो पहले उपनिवेशवाद का नीति चलता था उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। हथियारों की होड़ पर रोक लगाना, ये चाहते हैं कि हथियारों की जो होड़ चल रही थी शीत युद्ध के दौरान, कि अमेरिका संसाधनों का दोहन कर रहा था, अगर अमेरिका कोई मिसाइल बनाता था तो उससे भी खतरनाक मिसाइल सोवियत संघ बनाता था, यानी कि होड़ चल रहा था, प्रतिस्पर्धा, तो उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा था कौन, तो गुटनिरपेक्ष के लोग। महाशक्तियों के पिछलग्गू बनने से बचना, यानी कि जो भी सोवियत संघ और अमेरिका जो सुपर पावर थे, उनके चमचा बेंचा, यानी कि पिछलग्गू बनने से रोकता था कौन, गुटनिरपेक्ष, कि भैया आप चमचा बेलचा मत बनिए उसके, आप अपने स्वतंत्र नीति पर चलिए, ठीक है, आप कोई नहीं रोक रहा है। स्वतंत्र नीति पर चलना नीचे पॉइंट ही है। नीचे है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल जो है 120 देश शामिल हो चुके हैं। कितने? 120, बिल्कुल सही सुना। जब गुटनिरपेक्ष बना था 1961 में, तो उस समय मात्र 25 देश ही शामिल थे। कितने? 25। और अभी 120 हो चुके हैं, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों की एकता का परिचायक है, जो कि पूरे विश्व में बताता है कि नहीं भैया, विकासशील देशों का भी एगो संगठन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें 120 देश शामिल है। अभी भी गुटनिरपेक्ष चल रहा है, इसका सम्मेलन होते रहता है, इसमें 120 देश शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी विकासशील देश है, जिसमें भारत, अभी गुटनिरपेक्ष का सबसे बड़ा देश जो है भारत ही है, ठीक है। तो भारत ने कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष में जो है अपना अहम योगदान बनाया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बहुत बड़ी भूमिका रही इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाने में, तो इसलिए उनको भारतीय विदेश नीति का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा एक दो और पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही। तो इस प्रकार जो है हमारा गुटनिरपेक्ष वाला टॉपिक खत्म होता है। कल के वीडियो में सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत ने किसी भी गुट का साथ क्यों नहीं दिया, भारत ने गुटनिरपेक्ष क्यों अपनाया, यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी ही समझ ले क्या? चलिए समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा वही हो जाएगा कि भैया पहला वही हो जाएगा कि भारत जो है एक नया स्वतंत्र राष्ट्र था, ठीक है। चलिए समझ जाते हैं। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, चूँकि 1945 से 90 तक शीत युद्ध चला। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो शीत युद्ध के समय भारत एक नया देश था, एकदम नया स्वतंत्र देश था। तो अगर भारत किसी भी गुट में शामिल होता तो युद्ध की संभावना थी, और भारत की अर्थव्यवस्था जो है उस समय बिल्कुल चरमरा गई थी, अंग्रेज सारे चीज़ जो है बर्बाद करके चले गए थे। तो भारत ने समझा कि अगर हम इसमें युद्ध में उलझे, शीत युद्ध में उलझे, तो हमारा देश जो है वो उल्टा बर्बाद हो जाएगा। इसने कहा नहीं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, हमारे देश में गरीबी को ख़त्म करने का काम करते हैं। ये हो जाएगा पहला पॉइंट, इसलिए वो शामिल किसी भी गुट में नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस प्रकार पूरे विश्व में जो है शीत युद्ध दो विचारों की लड़ाई थी, पूंजीवादी और समाजवादी, उसी प्रकार भारत में भी दो विचारधारा के लोग थे, जो कि कुछ लोग पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग समाजवाद को। यदि भारत अगर मान लीजिए सोवियत संघ का समर्थन करता, तो भारत में जो पूंजीवाद लोग हैं, जो अमेरिका का सपोर्ट करते थे, अब वो लोग जो है विरोध करने लगते भारत में प्रोटेस्ट होने लगता है, ठीक है। तो जब भारत में प्रोटेस्ट होता भैया, तो ये बताइए, तो भारत की एकता पर जो है बनी रहती, नहीं बनी रहती, एकता टूट जाती। यानी कि भारत ने अपनी एकता को बचाने के लिए जो है गुटनिरपेक्ष में शामिल नहीं हुए। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत जो है शुरू से एक महान देश रहा है, वह विश्व गुरु देश रहा है, ठीक है। उसे अपने विकास करने के लिए किसी भी महाशक्ति की पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं 3 महत्वपूर्ण कारणों के कारण जो है भारत ने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया। और इसी के चलते जो है हम आज रूस
जो कि पहले सोवियत संघ हुआ करता था, और अमेरिका, दोनों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।